हेलो माय क्यूरियस एस्पायरेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एन ई डी के यू और जितनी भी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी हैं उससे रिलेटेड जो है ये पास्ट पेपर की वीडियोस मैं मुसलसल बना रहा हूँ, और गेस्ट पेपर भी जो है उसकी वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देख लें। और इसी तरह से इस प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोस हैं इसमें मैंने तमाम ही वीडियोस में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पास पेपर से और कुछ गेस पेपर से जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो उसमें बताए हैं, डिस्कस किए हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन। सो अगर आपने अभी तक इस प्ले लिस्ट के तमाम वीडियोस नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं वो तमाम ही आप कंप्लीटली वॉच कर लें। और उसमें जो स्पेशली दो वीडियोस मैंने फार्मूला से रिलेटेड बनाई हैं, जो क्रैक फिज़िक्स प्रॉब्लम के लिए बनाई हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस किए हैं कि जो बार बार रिपीट होते हैं ई कैट और एम डी कैट के एंट्री टेस्ट में, तो वो आप फार्मूलाज याद कर लें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए फ़िज़िक्स के पोर्शन में आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट और जो है वो प्रीवियस पास पेपर से लिए गए एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं। पहला एमसीक्यू जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है उसकी उसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो सबसे कम होता है। सही है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। उसके बाद फिर जो है वो बीटा पार्टिकल का जो है वो उससे ज़्यादा होता है पेनिट्रेटिंग पावर। गामा रेज का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गामा रेज जो है वो ये हाईली जो है वो एनर्जेटिक जो है वो ये रेडिएशंस हैं जो गामा रेजेस हैं। इसलिए जो इनका पेनेट्रेटिंग पावर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरह से आयनाइजिंग पावर भी आता है। तो जो आयनाइजिंग पावर होता है ये अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा होता है। आयनाइजिंग जो पावर होता है ये अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा होता है। आयनाइजिंग जो पावर होता है ये अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा होता है, अल्फ़ा पार्टिकल। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। व्हाट इज़ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर फॉर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसमें ऑर्डर बताना है, जो ऑर्डर असेंडिंग वाइज हो फ्रीक्वेंसी का। तो हम जानते हैं अगर हम जो है वो ई एम वेव स्पेक्ट्रम देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, तो उसमें हमारे पास विजिबल रीजन भी होता है। और ये लेट सपोज कि ये हमारे पास विजिबल रीजन है, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो एक्सरेज भी होता है। यहाँ पे जो है वो आगे उसके विजिबल के बाद हमारे पास आता है यूवी, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक्सरेज, और उसके बाद हमारे पास गामा रेज आता है। सबसे आखिर में जो आता है वो हमारे पास आता है गामा रेज। गामा रेज जो है वो सबसे आखिर में यहाँ पर आता है। इससे पहले जो है हमारे पास जो है वो इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड होता है, और उससे पहले हमारे पास होता है माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव से जो पहले हमारे पास जो पोर्शन होता है ये हमारे पास रेडियो वेव का होता है। रेडियो वेव हमारे पास माइक्रोवेव से पहले होती है। अब यहाँ से अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे यहाँ से इंक्रीज होगी। ठीक है, और जो वेवलेंथ होगी ये वेवलेंथ ऐसे डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज वेवलेंथ डिक्रीज। ठीक है, वेवलेंथ होती है डिक्रीज।
अब यहाँ से आप आसानी से देख लें तो पहले कौन सी है, रेडियो वेव। ये रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है ये सबसे जो है वो ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो होगी हमारे पास विजिबल की, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं 1 नंबर पर, और इसको हम रखते हैं विजिबल को 2 नंबर पर, और यहाँ से फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट को हम 3rd नंबर पे रखते हैं, और इसको हम रखते हैं 4th नंबर पर। तो ये ऐसे इंक्रीज हो रही है ना, ऑर्डर वाइज। ऑर्डर असेंडिंग मीन्स इंक्रीज होना, ऊपर की तरफ जाना, तो असेंडिंग मीन्स 1 2 3, ये असेंडिंग ऑर्डर है। सो इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर 1, और ये 2, और ये 3, और ये 4। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इन द बॉडी बिकम्स। सो जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, जब भी कोई बॉडी जो है वो फॉल की जाए, किसी हाइट से जो है वो गिराई जाए अगर, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से कोई बॉडी जो है वो हम ड्रॉप करते हैं, तो किसी हाइट पे आके ग्राउंड से पहले पहले इसमें एक मैक्सिमम वेलोसिटी ये बॉडी अटेन करती है। ये बॉडी जो है एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करती है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करती है, इसके बाद इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती, ठीक है। ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ये जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है एक्चुअली, क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, कांस्टेंट। तो फिर क्या होता है, फिर जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो इसी वेलोसिटी को कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन देयर। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, चार्जेस पे नहीं, ईएमएफ पे नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, शेप एंड साइज। यस, सो कैपेसिटेंस जो है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो ये प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका रिलेशन होता है सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। तो जो है वो शेप और साइज जो है इस पे ये डिपेंड करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन एस्ट्रोनॉमर्स वेट डैश in satellite which float into space equal to the earth surface greater than the surface of earth, 0 greater than 0। so सैटेलाइट के अंदर बॉडी में वेट जो है वो 0 हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सॉरी डी नहीं है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बिकॉज वेट जो है वो 0 होगा तो बॉडी जो है वो वेटलेस कंडीशन में होगी, और जो है वो फिर बॉडी फ्री फॉल करेगी, सैटेलाइट के अंदर जो है वो फ्लोट करेगी, सॉरी। तो बॉडी जो है वो सैटेलाइट के अंदर फ्लोट करेगी, इट मीन्स कि वेट जो है उसका 0 हो गया है। अब यही सेम कंडीशन कहाँ होती है कि जब एलिवेटर की जो हम कंडीशन पढ़ते हैं, एलिवेटर में जो बॉडी है, ठीक है, लेट सपोज कोई यहाँ पर जो है वो बॉडी अटैच है किसी स्ट्रिंग से, यहाँ पर जो है वो फिक्स है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो जब हम जो ये एलिवेटर है इसको फ्री फॉल करवाएंगे, ठीक है, ये होगा जब हमारे पास फ्री फॉल। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास फ्री फॉल की कंडीशन में क्या होगा कि जो बॉडी है, ठीक है, जो स्ट्रिंग से अटैच है या फिर पर्सन है, ये जो इसका वेट है ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, बॉडी जो है वो वेटलेस कंडीशन में आ जाएगी। तो इसको हम वेटलेसनेस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो अपेरेंट वेट होता है, ये अपेरेंट वेट ये हमारे पास बराबर हो जाता है एक्चुअल वेट, ठीक है, जो एक्चुअल वेट होता है बॉडी का, और जो फोर्स उसको
ऊपर की तरफ लग रही होती है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं mg, और यहाँ पर फिर माइनस ma होता है, लेकिन ये भी हमारे पास जो है वो mg के बराबर हो जाता है ऐसी कंडीशन में जब एलिवेटर फ्री फॉल हो। mg माइनस mg, तो mg हो जाए क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी यानी कि वैल्यू ऑफ g के बराबर हो जाता है फ्री फॉल कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में mg कैंसिल हो जाते हैं और अपेरेंट वेट हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। At the polished or shiny side of disk, there are many colors are visible cause of the result of। हमने देखा है डिस्क जो होती है उसका एक शाइनी सरफेस होता है, और जो है वो पॉलिश सरफेस भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जब लाइट पड़ती है तो कलर विजिबल होते हैं, बहुत सारे कलर जो है वो विजिबल होते हैं। ये किसकी नतीजे में होता है, किस वजह से होता है ये हमें बताना है। रिफ्लैक्शन नहीं, डिफ्रैक्शन नहीं, पोलराइजेशन नहीं, यस इट इज़ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की वजह से जो है वो हमें कलर्स दिखते हैं। इसी तरह से जो हमें जो सोप बबल्स में जो कलर दिखते हैं ये भी इंटरफेरेंस की वजह से हमें दिखते हैं। और इसी तरह से जो वाटर के ऊपर ऑयल जब गिर जाए तो उसमें जो कलर्स हमें दिखते हैं वो भी इंटरफेरेंस की वजह से ही दिखते हैं। तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म जो हम टॉपिक पढ़ते हैं इसमें कंप्लीट डिटेल पढ़ते हैं, और ये तमाम जो मैंने डिस्कस की हैं इसकी एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन डैश एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन डैश डायोड्स आर यूज्ड। सबसे पहले आपको रेक्टिफिकेशन पता होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू DC में कन्वर्ट करते हैं AC को, इसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब इसमें पूरा एक सर्किट बनता है, ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, डायोड भी यूज़ होते हैं इसमें। तो अब इसमें हमें बताना है कि इसमें दो हमारे पास रेक्टिफिकेशन में फिनोमेना होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव में कितने डायोड यूज़ होते हैं और फुल वेव में कितने डायोड यूज़ होते हैं? ऑप्शन है 2 1, B है 1 2, और C है 1 0, और D है 0 1। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है इसमें एक डायोड यूज़ होता है, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है इसमें दो डायोड यूज़ होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये लेट सपोज ये वेव फॉर्म है तो ये कुछ इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमें दिखता है, और फुल वेव में दो डायोड यूज़ होंगे तो ये हमें कुछ इसका वेव फॉर्म इस तरह से दिखेगा, इसमें कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। वेव जो है वो उसका जो है वो हमें कंप्लीट वेव मिलेगा, तो ये जो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। द रेड लाइट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 430 टेराहर्ट्ज़, व्हाट इज़ एनर्जी विल बी। सो एनर्जी हमें बतानी है, एनर्जी क्या होगी जबकि हमारे पास रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है टेराहर्ट्ज़ के अंदर। टेराहर्ट्ज़ कितना होता है? 430 टेरा हमारे पास बराबर होता है 10⁻12 हर्ट्ज़, ठीक है। टेरा हमारे पास बराबर होता है 10⁻12 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई, और हमारे पास जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट भी है 6.6310⁻34 जूल इनटू सेकेंड। ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। एनर्जी हमने मालूम करनी है, सो एनर्जी हम कैसे मालूम करेंगे? E इज़ इक्वल टू F। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे दोनों। 4 पहले यहाँ पर H रखेंगे वैल्यू 6.63
10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 4.30 10⁻14 हर्ट्स। देखें कितना था, 430 10⁻12 हर्ट्स था। इस डेसिमल को मैंने शिफ्ट कराया है 4 और 3 के बीच में, तो 4.30 10⁻14 हर्ट्स हो गया। यानी कि क्या हुआ कि जो पावर थी 12 थी, ये पावर हो गई 14, 2 जो है वो इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि मैंने डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कराया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी 28.5 10⁻⁻20, ठीक है, जूल। ये तो आ गई जूल में, लेकिन हमें एनर्जी चाहिए किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है वो सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 28.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 को हमने डिवाइड करना होता है किससे, 1.6 10⁻⁻19 से हमने इसको डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे आप तो जवाब आएगा 1.78 10⁻, सॉरी ये जो है वो हमारे पास 1.7 ये लास्ट में आएगा। इससे पहले हमारे पास जो जवाब आएगा ये आएगा हमारे पास 1.17.8, ठीक है, यानी कि 17.8 हमारे पास जो है वो आएगा, 17.8 10⁻⁻1, ठीक है। अब ये -1 क्यों आया, क्योंकि देखें ये पावर -19 है, यहाँ पे ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, और ये 28.5 को हम 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 17.8 आएगा। अब ये 1 पावर को हमने -1 पावर को ख़त्म करना है, तो डेसिमल जो है वो शिफ्ट होगा यहाँ पर। डेसिमल को आप यहाँ शिफ्ट कराएंगे 1.7 के दरमियान, तो आंसर क्या आएगा आपके 1.78 आ जाएगा, ठीक है। और ये एनर्जी हमारे पास निकली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.78, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट MCQ। अब आप देख सकते हैं कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1500 वाट आयरन डिसिपेटेड हीट इन 40 मिनट्स। सो 40 मिनट में कितनी एनर्जी जो है वो सप्लाई होगी, ये हमें बताना है। हमारे पास पावर का फार्मूला एज़ यूजुअल जो होता है ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। इसी फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P = E डिवाइडेड बाय टी, बिकॉज जो वर्क डन है हमारे पास ये एनर्जी सप्लाई है, इसकी जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, और यही एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो यही फार्मूला बराबर हो जाएगा E = P × T, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास पावर जो है ये है 1500, और जो हमारे पास टाइम है ये है 40 मिनट है, लेकिन हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या होगा हमारे पास, ये 1500 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 2400, तो ये हमारे पास टोटल आएगा 360, और ये हमारे पास ऑलमोस्ट इतना हो जाएगा, 50 आ जाएंगे यहाँ पे ना। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आंसर हमारे मेगा में दिया हुआ है, तो यहाँ डेसिमल होता है, इसको शिफ्ट कराएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.6 10⁻6, ठीक है। 10⁻6 कितना होता है, ये मेगा के बराबर होता है, तो इसकी जगह मेगा रखें और 3.6 अपनी जगह पे रखें, तो एनर्जी कितनी निकल आई, 3.6 मेगा जूल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दिस इज़ योर कम्प्रीहेंशन, ये सवाल है, आपको खुद सॉल्व करना है। 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू 1 यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ
कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इट्स सेट टू बी। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरह से ये दूसरा कम्प्रीहेंशन है, ये भी आपने सॉल्व करना है। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द करंट ऑफ 1 एम्पियर इज़ कॉल्ड। ये आपने ऑप्शन इसमें करेक्ट करने हैं। इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर सबको देना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम ही सवालात जो है ये यूज़फुल रहे होंगे आपके लिए, और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो वो भी आप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ करना ना भूलें। ये तमाम ही वीडियोस कंटेंट ये सिर्फ़ और सिर्फ प्योरली मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बनाता हूँ, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस कंटेंट के ज़रिए उन्हें हेल्प मिले और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्वालिफाई कर सकें। स्पेशली फ़िज़िक्स में तो उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरी सोच है और यही मेरा मकसद है। तो इस मकसद पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ख़याल रखें। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।